नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 7 बजे के इस नए बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन हम आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल दोनों का एग्जिट पोल हम दिखा चुके हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडिया न्यूज CNX एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 110 से 120 सीटें मिल सकती है। वहीं हिमाचल की बात करें तो वहां बीजेपी को भारी बहुमत मिल सकता है। हिमाचल में बीजेपी को 44 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। हम एक काम करते हैं कि इन दोनों का मीन 110 से 120 का जो मीन होगा, जो औसत होगा वो 105 होगा, उसको डाल देते हैं। और उसके बाद कांग्रेस के 65 से 75 का जो एवरेज है, 65 से 75 है कांग्रेस का, तो वो लगभग 70 हो जाएगा। और 2 सीटें अदर्स को मिलेंगी, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कहता है। 65 से 75 है, यानी ये 70 होगा वैभव। ये 65 नहीं होगा, 70 होगा। 115, 70, 2 अदर्स के खाते में, इस तरह से हम इसको निकाल रहे हो। हिमाचल में हमने बताया 44 से 50, ये हो जाएगा। औसत में कितना, ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस 18 से 24, औसत में कितना होगा ये हम आपको बताएंगे। और अदर्स 0 से 2, ये भी औसत में 1 होगा। लेकिन हम इन सब का औसत आपको दिखाएंगे और वही आंकड़े हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज बताई है। अब हम औसत पर आ जाएंगे कि औसत ये परिणाम रहने वाले हैं गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर। यानी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी और हिमाचल के अंदर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी आंचल आनंद के पास, जो हमें बताएंगी कि रीजन के वाइज से, कास्ट के हिसाब से, पटेलों की जातियों के हिसाब से आखिर किस तरह के वोट पड़े हैं गुजरात के अंदर। शुक्रिया दीपक। सबसे पहले जोन वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार कहां पर बीजेपी को बढ़त मिली और वो किस तरह से सरकार बनाने जा रही है। अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं, बता दें आपको कि किस क्षेत्र में किसको कितने वोट पड़े। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गुजरात की, जहां पर कुल 53 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 33, कांग्रेस को 20 और अदर्स के खाते में यहां पर निल है, एक भी सीट नहीं जा रही है। फिर बात करते हैं दक्षिण गुजरात की, जो कि फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी। यहां पर बीजेपी को 22, कांग्रेस को 13 और अदर्स के खाते में कोई भी सीट नहीं है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करते हैं, जहां पर जाकर राहुल गांधी बहुत ज्यादा गरजे थे। यहां पर बीजेपी को 33, कांग्रेस को 19 सीटें मिली है, अदर्स के खाते में यहां पर 2 सीटें जा रही हैं। इस पूरे इलाके में खासतौर से GST और नोटबंदी को लेकर एक तरह से रेफरेंडम कहा जा सकता था, लेकिन यहां पर भी बीजेपी की बढ़त है। अब बात करते हैं मध्य गुजरात की, जहां पर 40 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। यहां पर कांग्रेस इतना बुरा खराब प्रदर्शन हमेशा से ही नहीं करती आई है। यहां पर बीजेपी को 25, कांग्रेस को 15 और अदर्स के खाते में 0 सीटें हैं। तो ये हमने रीजन वाइज समझाने की कोशिश की है दीपक, की क्या पिक्चर रहने वाली है। अगर जाति वाइज यानी कास्ट के हिसाब से देखा जाए कि कहां किसको कितनी बढ़त मिल रही है, तो वो भी अपने दर्शकों को अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस बार कांग्रेस बड़ा दाव इसी बात पर लगा रही थी कि आखिरकार उसने सोशल इंजीनियरिंग की है। उसकी सोशल इंजीनियरिंग कितना रंग लाई, अब वो देखते हैं। देखिए SC की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 25.05%, कांग्रेस को 65.02% और अदर्स के खाते में करीब करीब 10%। ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है, यहां पर 35% के करीब ओबीसी है। इसीलिए अल्पेश को पहले कांग्रेस में लाया गया, जो कि बड़े एकता मंच के जरिए यहां पर आए हैं, उनकी काफी फॉलोइंग थी। यहां पर बीजेपी को 55% और कांग्रेस को करीब करीब 30%, यानी कि वो बड़ा डेंट जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खास तौर से वो लेकर आ पाएगी, वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और अदर्स के खाते में यहां पर करीब करीब 14% वोट जा रहे हैं। अब बात करते हैं पटेलों की। पटेलों की जब हम बात करते हैं, 2 तरह के पटेल हैं, कड़वा पटेल और लेहुआ पटेल। यहां पर बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी पिछले 3 दशकों से अगर रही है तो वो पटेल रहे हैं। ऐसे में कड़वा पटेल का अगर देखा जाए, जो कि 45% वोट है, वो बीजेपी को जा रहा है। यहां पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। ये वो ट्रेडिशनल वोटर्स थे जो बीजेपी के हैं, लेकिन यहां पर 52.90%, करीब करीब 53% जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस को जा रहे हैं, वोट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो लेहुआ पटेल की, तो करीब 47.35% जो वोट हैं वो जा रहे हैं बीजेपी के खाते में और करीब करीब 39% जो वोट हैं वो जा रहे हैं कांग्रेस के खाते में। तो अगर कुल मिलाकर पटेलों और पाटीदार आंदोलन के बाद कांग्रेस के डेंट की बात की जाए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक मिक्स्ड पिक्चर सी उभरती हुई नजर आ रही है। बाकी जातियों की बात करें, कोली में 25% वोट जो हैं वो बीजेपी को जा रहे हैं, 55.75% वोट कांग्रेस को यहां पर जा रहे हैं, जो कि खासी बढ़त है कांग्रेस के पास।
अब अपर कास्ट की बात कर लेते हैं, उसमें वोट विभाजन किस तरह से हो रहा है। राजपूतों में अगर देखा जाए तो 60% वोट है वो जा रहा है यहां पर बीजेपी को, और 35% वोट जा रहा है यहां पर कांग्रेस को। आपको याद होगा कि पूरे प्रचार प्रसार के दौरान पद्मावती का जिक्र अक्सर होना शुरू हो गया था, राजपूत प्राइड की बात होनी शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों की बात करें तो यहां पर भी 60% जो वोट है वो जा रहा है यहां पर बीजेपी को, और 35% वोट के करीब है जो कि जा रहा है कांग्रेस को। और क्षत्रिय और जैन की बात करें, जैन कम्युनिटी से खासतौर से विजय रूपाणी खुद आते हैं, वहां पर 50% के करीब वोट जा रहा है बीजेपी को, और 40.91% वोट जा रहा है कांग्रेस को, जबकि क्षत्रियों में 48.25% वोट जा रहा है बीजेपी को। यहां पर बीजेपी की बढ़त है, और 42% के वोट है करीब वो जी कांग्रेस को जा रहा है। सिंधी की बात करें तो वो 45% वोट जा रहा है बीजेपी को, 41% के करीब वोट कांग्रेस को जा रहा है। और शायद हमारे दर्शकों को देखने में मुश्किल हो, लेकिन मैं बता देती हूं, अन्य अगड़ी जातियां जो हैं अगर उनको देखा जाए तो यहां पर भी 50% वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है करीब करीब, यानी कि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का वो इंटैक्ट है यहां पर, और 30% के करीब वोट जा रहा है वो जा रहा है कांग्रेस को। और आदिवासी जो करीब 13 से 15% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कोर वोटर्स हैं कांग्रेस के, अगर उसको देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस हमेशा की तरह बढ़त पे है। 43% जो वोट है, करीब 44% से माना जा सकता है, 43.91% ये वोट जा रहा है कांग्रेस को, जबकि आदिवासियों का 40%, 40.5% वोट जा रहा है बीजेपी को। ओवर टू यू दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, आपने ये तमाम आंकड़े हमें बताए। इन आंकड़ों का क्या मतलब है, इन आंकड़ों से क्या नतीजा निकाला जाए, कितने हार्दिक चले, कितने अल्पेश चले और कितने जिग्नेश चले, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आंचल ने बताई है, और आंचल इसकी तस्दीक करेंगी, कि बीजेपी ने अपना कोर वोट बैंक नहीं खोया है। क्यों आंचल? खास तौर से अगर हम पटेलों की बात करें तो यहां पर भले ही थोड़ी सी मिक्स पिक्चर हो, लेकिन जिस तरह से हार्दिक पटेल का माना जा रहा था कि हार्दिक पटेल बहुत ज्यादा डेंट करेंगे, और जो एंग्री वोटर हैं, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे वो पाटीदार हों, वो एंगर को लगता है ट्रांसलेट करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब नहीं नजर आ रही है। जिस तरह से चाहे वो दलित आंदोलन रहा हो, चाहे वो पाटीदार आंदोलन रहा हो, चाहे वो ओबीसी आंदोलन रहा हो, वो एंगर को, वो गुस्सा और अंडरकरंट की राहुल गांधी बात करते रह गए, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं कि उस एंगर को, वोटर्स को कूद तक पहुंचाने में नाकामयाब रही है कांग्रेस। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक है। थोड़ी देर में बीजेपी के जुड़ चुके हैं सलम मनी त्रिपाठी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह है, और आंचल तो हमारे साथ बनी हुई है। रागिनी, आखिर क्या था, कहीं आपने कंफ्यूज्ड कोएलिशन बना लिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्पेश ठाकुर और हार्दिक उत्तर और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल, ओबीसी के आरक्षण में पाटीदार आरक्षण चाहते थे, और अल्पेश ठाकुर ये कहते थे कि 1% भी आरक्षण हम पाटीदारों को या पटेलों को देने नहीं देंगे। जिग्नेश मेवानी का राग अलग था, वो बिल्कुल एक बात करते थे कि हमको दलितों के अत्याचार को कैसे रोकना है। क्या राहुल गांधी ने कंफ्यूज्ड कोएलिशन बना लिया था इसलिए क्योंकि तीनों अलग अलग टेम्परामेंट के लोग, तीनों को आपने एक मंच पे बिठा दिया, और उन दोनों की नीचे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था उनकी, वो आपस में झगड़ रही थी 2.5 साल से। देखिए, आपने जितना बड़ा निष्कर्ष निकाला उसके लिए तो मैं कहूंगी कि एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट तक के लिए हमें रुकना चाहिए, क्योंकि आपने एक कंफ्यूज कोalition बता दिया। हम आज के डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। सुनिए ना, ऐसा ही कंफ्यूज कोalition बिहार में भी कहा जा रहा था, और बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने बिहार में भी दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ ले जा रही है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान याद आ गया था, बम पटाखे फूटने लगे थे, और यहां नरेंद्र मोदी जी को भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कॉन्स्पिरेसी, तमाम चीजें याद आ गई। तो अभी मैं देखिए किसी एग्जिट पोल का निरादर नहीं करती, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं कि जैसे एक उदाहरण देती हूं आपको कि आपने कड़ुआ और लेहुआ पाटीदारों को बांटकर आपने एक सर्वेक्षण दिखाया, लेकिन मैं ये समझती हूं कि जब 20,000 पाटीदार नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, गलत केस दर्ज हो रहे थे, जब 14 लोगों पर गोलियां चलाई गई, तब पुलिस ने यह देखकर डंडा नहीं बरसाया था कि लेहुआ पाटीदार कौन है और कड़ुआ पाटीदार कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम सहूलियत के हिसाब से कर भी लेते हैं और उनको प्रस्तुत भी कर देते हैं, पर हमें 18 तारीख का इंतजार जरूर करना चाहिए। आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जब भी हम सर्वे करते हैं, चाहे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, जो रूलिंग पार्टी है उसका थोड़ा ओवर एस्टिमेशन होता है। फिर 4%
प्रतिशत तक का बताते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर भी हो सकता है। और फिर अगर हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, 15 से 20 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जो कि बहुत ही थिन मार्जिन पर है, जो 1% के स्विंग पर भी दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो मैं समझती हूं कि उतने में ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मैं आश्वस्त हूं, पर मैं 18 तारीख का इंतजार करूंगी। आप 18 तारीख का इंतजार कीजिए, और इंतजार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी दिक्कत नहीं है, शायद शलभ को भी नहीं होगी। शलभ, आप बड़ोदरा होकर आए थे, आप गुजरात के चुनाव में लंबे समय तक रहे हैं, आप पेशे से पत्रकार भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रागिनी के इस स्टेटमेंट से आप कितना सहमत है कि रागिनी में उम्मीद अभी भी बाकी है? और मैं रागिनी की दाद दूंगा कि वाकई रागिनी किसी भी हालत में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती। चलो नहीं दीपक जी, अच्छी बात है। रागिनी जी ने एक बात कही है कि 18 तारीख का इंतजार कीजिए, तो मैं भी ये कहूंगा कि 18 का इंतजार करना होगा, क्योंकि आपका जो ये सर्वे पोल जो भी आया है सर्वे, उसके एक हिस्से से मैं सहमत हूं कि निश्चित तौर पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड नहीं, लेकिन जो सीट्स आप दे रहे हैं, हमारा ये मानना है कि इन सीटों का आंकड़ा 150 से ज्यादा जाएगा दीपक जी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब आए थे, हमें याद आता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा था उनको कैंपेन करते हुए, तो वो जातिवाद और सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाते थे। और वही राहुल गांधी 21वीं सदी में जब गुजरात में जाते हैं तो वो जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो अल्पेश की बात हो, चाहे वो हार्दिक पटेल की बात हो, चाहे वो मंदिर जाने की बात हो। तो गुजरात की जनता ने देखा किस तरीके से चुनाव के लिए सारे मानक कांग्रेस पार्टी ने तोड़े हैं, और गुजरात की जनता ने यह भी देखा है कि किस तरह से गुजरात के जो बेटे हैं नरेंद्र मोदी, उनको किस तरीके से उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और मुझे लगता है कि आपके जो एग्जिट पोल है वो उसी तरफ इंगित कर रहे हैं, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुजरात की जनता ने बदला, अपना बटन दबा के लिया है, वोट का जो बटन होता है वो दबाकर ले लिया है। बस नतीजे आने में कुछ वक्त बाकी है, और जब नतीजे आएंगे तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई गुनाह किए गुजरात के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही गुजरात की जनता को जातिवाद और सांप्रदायिकता की लड़ाई में झोंकने की जो कोशिश की, उसका बदला गुजरात की जनता अवश्य लेगी, और जनता ले चुकी है। आज आप अहमदाबाद में देखिए, जब वो वोट करने गए हैं प्रधानमंत्री जी, किस तरह का जन सैलाब उमड़ा है। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सैंपल सर्वे होगा उन लोगों के लिए जो बैठ के इस बात का आकलन कर रहे थे कि वहां पर कुछ नया परिवर्तन होगा या कुछ बदलाव होगा। आज जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, मीडिया ने देखा है कि किस तरह जन सैलाब उमड़ा है। और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ वोट में तब्दील हुआ है। 18 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें लेकर गुजरात में दोबारा से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है रागिनी, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, क्या हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश आपको बैकफायर कर गए? अगर कांग्रेस अपनी सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम करती और सिर्फ सरकार से नाराज वोटों को लुभाती, क्योंकि अभी भी बीजेपी का जो बेसिक वोट बैंक है, जिसको आप जिग्नेश, हार्दिक और अल्पेश के हिसाब से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो करने में आप असफल होते दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। दीपक जी देखिए, एक तो अगर ये आरोप लगाया जाता है कि स्ट्रैटेजी के चलते हमने जातिगत राजनीति करने की कोशिश की, तो मैं उसे खारिज करती हूं। इसलिए खारिज करती हूं क्योंकि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक तीनों अपने अपने समुदाय की प्रताड़ना के प्रतीक थे गुजरात में। और ये क्यों हुआ? 22 साल मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। मुझे एक मिनट मुझे 30 सेकंड का और मौका दीजिए। और तीनों ये बात बार बार कह रहे थे कि पिछले 22 साल के कुशासन में जातिगत प्रताड़ना एक तरह से नियम बन गई थी, और दलितों के साथ तो इतना दुर्व्यवहार हुआ कि आंदोलित दलितों की वजह से आनंदीबेन पटेल को हटाना पड़ा, मुख्यमंत्री तक बदलने पड़े। तो ये सच्चाई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे में अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर इस जातिगत प्रताड़ना की लंबी प्रक्रिया को खत्म करना चाहते थे गुजरात में, तो कांग्रेस पार्टी क्यों हाथ नहीं मिलाती? मैं अभी भी आपसे कह रही हूं कि आप थोड़ा इंतजार करिए। आपका ये जो आकलन है कि ये बैकफायर, अगर मैं तो कहती हूं कि बैकफायर कर भी जाए तो भी अगर हाशिए पे धकेले गए लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम है, जो कि हमें चुनावी जीत तक ना भी पहुंचाए, तो भी कांग्रेस पार्टी उसे करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज शलभ जी कह रहे हैं हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जो पार्टी चुनाव से एक दिन पहले तक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करती है, वो क्या जनाकांक्षा पर खरी उतर सकती है? वो क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी? और आज चुनाव आयोग की बात, ये चुनाव, मुझे तो हंसी आती है इस बात पे कि चुनाव आयोग तक की धज्जियां उड़ाते हुए आज नरेंद्र मोदी
मोदी जी एक संवैधानिक संस्था का मखौल बनाते हैं, रोड शो करते हैं। कुछ सांकेतिक भाषा भी होती है और सांकेतिक भाषा ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी में खुद आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और इसका संकेत हमें शुरू से मिल गया था, जब हिमाचल के साथ डिक्लेयर नहीं करके गुजरात की डेट्स बाद में डिक्लेयर की जाती हैं और उस बीच में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, रेवड़ियां बांटी जाती हैं। तो मैं फिर से वही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अंदरूनी जो रिपोर्ट है वो आज आपके सामने नहीं आएगी, उसका खुलासा 18 तारीख को ही होने वाला है। और यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शलभ कि क्या आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो था ये सिर्फ कास्ट को बिठाने के लिए था या वाकई ये आपको दिखता था कि दबे कुचले लोगों की आवाज को वाकई में कांग्रेस उठाना चाहती है हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के जरिए? दीपक जी देखिए, ये तो सारे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और 2 लड़कों ने मिलकर चुनाव लड़ा। यहां पर भी वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए कि 2 लड़के यहां पर तस्वीर बदल देंगे और बुरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव हराकर भेजा और उसके बाद से दोनों लड़के साथ नजर नहीं आ रहे। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी। तो ये देश की जनता ने देखा है कि ये मौका परस्ती का गठबंधन था। और गुजरात में मैं जो गुनाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आप 21वीं सदी में दोबारा से जाति पात पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव इंसान के नाम पर चुनाव लड़ा और विकास के मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा। और इसीलिए देखिए कि गुजरात में जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि 21वीं सदी में राहुल गांधी जो खुद को नौजवान कहते हैं, जब दोबारा से समाज को जातियों में, धर्म में बांटने निकलते हैं तो देश की जनता किस तरह का जवाब देती है। प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा चेहरा है कि जब वो सड़क पर उतरते हैं तो लोग उनके लिए जनसैलाब उमड़ता है, लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। और इस बात पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए। अरे शलभ जी, लेकिन चुनाव आयोग को आप कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं, इस पर आपको गर्व होता है? कमाल की बात है। रोड शो कैंसिल हो जाता है राहुल जी का, मोदी जी सीपीएम के जरिए चले जाते हैं। आज चुनाव वाले दिन ही रोड शो कर देते हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो मशीन पर आरोप लगाते हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा। जब ये चुनाव हारते हैं तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर इल्जाम लगाते हैं। तो देखिए ये इनका इल्जाम शलभ मैं आपसे एक बात मोदी जी को मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपका सुशासन था, अगर आपका अच्छा शासन था तो सोशल बैकलैशेस क्यों हुए? क्यों पाटीदार आंदोलन के लिए खड़े हुए? क्यों जिग्नेश मेवानी आंदोलन के लिए खड़े हुए? और क्यों अल्पेश ठाकुर आंदोलन के लिए खड़े हो गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। दीपक जी बहुत आसान सवाल है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश या जो लोग भी थे ये कह के आए कि ये सामाजिक लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, लेकिन बाद में किसके पाले में जाकर बैठ गए? ये बात नहीं है, सवाल अलग। सामाजिक लड़ाई अगर राजनीतिक लड़ाई में बदल जाए तो कोई गलत नहीं है। पाटीदार आंदोलित क्यों हुए? पिछड़ा वर्ग आंदोलित क्यों था? व्यापारी आंदोलित क्यों थे? बेरोजगार नौजवान आंदोलित क्यों थे? तो वो उत्पीड़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बहुत प्रायोजित था और गुजरात की जनता ने समझ लिया। आज हार्दिक पटेल किसकी गोद में जाकर बैठे हैं? नहीं, मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। शलभ मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आपका सुशासन था, अगर आपका राम राज्य था, अगर आपकी अच्छे शासन था तो पाटीदार, ओबीसी और जिग्नेश मेवानी की कौम जो कि दलित है वो लोग इतने आंदोलित क्यों हुए कि 3 पैरेलल लीडरशिप खड़ी हो गई गुजरात के अंदर, मोदी जी के होते हुए, अमित शाह जी के होते हुए? मैं इसीलिए कह रहा हूं दीपक जी, ये पूरी तौर पर प्रायोजित था और किनके कहने पे खड़े हुए, किनके इशारों पर खड़े हुए, इन्होंने उनको फंड किया, ये सारा कुछ सामने आ चुका है। आरोप तो आप पर लगे, पास के नेताओं को खरीदेंगे, 10 लाख रुपया कोर्ट में भी जाकर जमा किया। ऐसी जोड़तोड़ आपने गोवा में की, मणिपुर में की, उत्तराखंड में कोर्ट ने आपको फटकार लगाई। आपने अहमद पटेल जी के चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। आप ये बातें, ये निराधार बातें इन्हें छोड़ दीजिए। आपके शासन के चलते युवा इतने आंदोलित थे, दलित, पिछड़ा वर्ग, पाटीदार इतने आंदोलित थे कि आपको मुख्यमंत्री बदलनी पड़ी। क्या ये सच्चाई नहीं है शलभ जी? आप इससे जितना चाहे आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें, ये सच्चाई बदल नहीं जाए। मुझे इनके सर के पास भी जाना है, लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। मुझे शलभ की बात अभी भी समझ नहीं आई। उन्होंने मुझे सीधा जवाब नहीं दिया कि अगर इतना ज्यादा रामराज्य गुजरात के अंदर था तो पाटीदार,
जिग्नेश मेवानी के लोग, जिग्नेश मेवानी के समुदाय के लोग और अल्पेश ठाकुर के समुदाय के लोग आंदोलित क्यों थे। ब्रेक के लिए रुके। चले आइए अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा जो मेरे सूत्रों के हिसाब से आई है। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया न्यूज CNN का जो एग्जिट पोल है उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। गुजरात में वो अपनी सरकार को रिटेन करने जा रही है 110 से 120 सीटों के हिसाब से, और कांग्रेस को मिल सकती है 65 से 75 सीटें। हिमाचल में बीजेपी को मिल सकता है भारी बहुमत, 44 से 50 सीटें होंगी और कांग्रेस को 18 से 24 सीटें, अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो हिमाचल और भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है CNN और इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक। या वोट परसेंटेज देख सकते हैं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं लगभग 45.5% वोट, जबकि कांग्रेस को मिल रहे हैं लगभग 38% वोट और अदर्स को 16% के आसपास। ये इंडिया न्यूज CNN का एग्जिट पोल है। 2017 में बीजेपी को लगभग 45.40% वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 37.5 और लगभग 17 के आसपास अदर्स को मिल रहे हैं। और ये हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, जो डिफरेंस है। लेकिन अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताता हूं जो मुझे मेरे भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से प्राप्त हुई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ये न्यूज ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक, मैं एक बार फिर साफ कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वेक्षण के मुताबिक उनको 142 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 142 सीटें मिल रही हैं बीजेपी के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक, और बीजेपी के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी दोनों चुनाव हार रहे हैं। ये दोनों ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां ठाकुर के सामने ठाकुर खड़ा कर दिया गया और जिग्नेश के सामने जिग्नेश के ही कास्ट के एक आदमी को उतारा गया। ये दोनों बड़ी खबर है जो मैं आपको देना चाहता था। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में 142 सीटों का अनुमान है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश पटेल दोनों चुनाव हार रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश के फैक्टर की, और हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश का ये फैक्टर भी सामने आ गया। एनके सिंह जी, आपका रिएक्शन। दीपक जी, आपके रिपोर्टिंग स्किल के पिछले 2 दशक से मैं कायल रहा हूं, तो ये जो सोर्स आपके बताए हैं, और बीजेपी का कैलकुलेशन गलत नहीं होता है, और इस समय जबकि चुनाव खत्म हो गया है, ये रियल कैलकुलेशन होगा, ये वो जो होता है पॉलिटिशियन हाइपरबोल, वो नहीं होगा। तो मैं ये मान सकता हूं कि ये कहीं सच के नजदीक होगा। और अगर आपके सोर्स कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जिग्नेश का वैसे ये उम्मीद थी कि जिग्नेश हारेंगे, लेकिन ये अगर आ रहा है तो वाकई बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं पोल परसेंटेज, इसको भी अगर आप देखिए तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो मोदी जी ने एक जलजला रोका है। मोदी जी इस पूरे चुनाव को लड़ा किसने? नरेंद्र मोदी ने और राहुल गांधी ने। कांग्रेस का 3% इजाफा हुआ है अगर हम रेफरेंस पॉइंट 2012 को लें, और बीजेपी का करीब 2% कम हुआ है। तो अगर आप इस हालत में, हेड्स ऑफ टू दिस लीडर, बीजेपी लीडर, कि इतने बड़े जलजले को रोक लिया है मोदी जी के इन्फ्लुएंस ने, अदरवाइज इलेक्शन सीन कुछ और होता। लेकिन जो भी है, अगर बीजेपी जीत रही है तो हम सब की एनालिसिस जो था कि गुजरात में रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, तो ये बात सही है कि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक ये हवा में नहीं आए हैं। इनको कोई पॉलिटिकल बैंकिंग नहीं थी और इनकी वजह से यह आंदोलन नहीं हुआ है, इन आंदोलन के प्रोडक्ट है। इसका सीधा मतलब है कि आंदोलन, नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, इसके बावजूद अगर वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो, तो साफ बात है कि मोदी जी का जो इन्फ्लुएंस था वो जबरदस्त था, और ये एक जलजला था जो कि मोदी जी ने रोक लिया अपने पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से। और मोदी जी ने अकेले रोका, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही, अकेले रोका। आप इनको हटा दीजिए और फिर ये सीन देख लीजिए। राहुल गांधी, बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी भी शिद्दत से लड़े, और राहुल गांधी के लिए कमाल का है कि जिस लीडर के बारे में ये माना जाता था कि एक रिलक्टेंस है, वो लीडर आज कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रहा और बहुत अच्छा एक टफ फाइट दिया। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए ये इजाफा करना, ये 12 से है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी को हम रेफरेंस पॉइंट 2014 मान ले तो आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस का बहुत बड़ा इजाफा हुआ है इसमें। ठीक है। हम फिलहाल हार्दिक, जिग्नेश और
अल्पेश के ऊपर सीमित रहते हैं, क्योंकि हम मोदी जी पर डिस्कशन 8 बजे करेंगे, जैसा आप भी हमारे साथ उसमें गेस्ट हैं। लेकिन भावेश झा हमारे साथ जुड़ गए। भावेश, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत 142 सीटों का मिल सकता है? ये उनका आंतरिक सर्वे कहता है। देखिए, फिलहाल जो अभी स्थिति है, जो आज वोटिंग हुई है और पहले फेज की वोटिंग है, उसमें तो ये नहीं दिखता कि 142 सीटें मिल जाए। जो हमारा सर्वे है या और भी किसी सर्वे को देख लीजिए तो एक चीज बहुत ही क्लियर यहाँ पे दिख रही है कि बीजेपी को जो रूरल बेल्ट है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी के वजह से उसके जो सेकेंड फेज में जो एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो नहीं हो पाया, और इसी वजह से 142 का आंकड़ा या 150 का जो खुद अमित शाह जी ने वो सेट किया था वो तो शायद नहीं दिखता। लेकिन हाँ, जो हमारा जो अपना आकलन है 110 से 20, वो हमें इस रियलिस्टिक लगता है और यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यही होना चाहिए। मनीष अवस्थी मेरे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने भी काफी लंबा वक्त जो है गुजरात के अंदर गुजारा है। अल्पेश और जिग्नेश अगर हार जाते हैं तो क्या मनीष भाई आपको किसी तरह का कोई आश्चर्य होगा? क्योंकि सब कह रहे थे बड़ी तगड़ी कॉन्टेस्ट में फंसे हुए हैं और कास्ट के हिसाब से बीजेपी ने बिल्कुल कट टू कट कैंडिडेट दिए थे। देखिए दीपक भाई, जहां तक बात की जाए इन चुनावों में, और खासकर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो दौरे किए और उसके साथ साथ अमित शाह की जो रणनीति रही, वहां पर वो बैठ के लगातार जो बूथ टू बूथ, और बूथ टू बूथ ही नहीं, बिल्डिंग टू बिल्डिंग का जो काम हुआ है, मेरे ख्याल से सारी चर्चाओं में इस चीज पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया कि उन्हें ये एक एक आदमी जो उनका है उस बिल्डिंग से निकलकर वोट किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसे निकालकर बाहर ले जाकर वोट कराना, वो कौन उनका आदमी है। तो ये सारी जो रणनीति है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा काम करी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जहां तक अल्पेश और जिग्नेश और हार्दिक को भी अगर इसमें मिला लें, गुजरात के डीएनए में बेसिकली अगर बात की जाए बुनियादी तौर पर, तो व्यवसायिक और व्यापारिक बुद्धि के लोग हैं जिनके डीएनए में लाख तमाम दुश्वारियों के बावजूद, जीएसटी रहा, डिमोनेटाइजेशन रहा, उनके डीएनए में बीजेपी है। तो वो ये जानते हैं कि ये युवा जरूर हैं, लेकिन ये परिपक्व नहीं जिसके तहत ये गुजरात को एक विकास की ओर ले जाए। गुजरात में एक ही नारा लगता रहा, हूं विकास छू, गुजरात छू। जब भी प्रधानमंत्री अमित शाह, जो भी बड़े गुजरात के नेता जाते थे रैली करने, वो केवल विकास की बात करते थे। तो इन सारी बातों के मद्देनजर गुजरात के गुजराती को ये लगा कि अगर वाकई आने वाले समय में, चूंकि अभी भी ये सरकार केंद्र में जो बैठी है वह गुजरात के ही अपने नेता की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री के प्रदेश का सीएम कौन होगा वो भी अगर उनका अपना हो, तो जाहिर सी बात है विकास की गति लगातार गति पकड़ती रहेगी और द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। इन लड़कों में, इन युवाओं में परिपक्वता नहीं है, जिसके तहत ये गुजरात को एक ठोस आधार नहीं दे पाते। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त सर्वे की मद्देनजर मैं ये अपनी बात कह रहा हूं। मैंने भी शहरी और ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है, जिसके मद्देनजर मैंने पाया है कि कोई भी पूरे तौर पर इनकी बात नहीं करता था। बात जरूर ये करता था कि ये लोग आए जरूर हैं, सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी केवल अब 4 दिन का इंतजार करना होगा और तस्वीर सामने होगी। लेकिन हां, सर्वे में जो दिख रहा है वो ये, जो जीता वही सिकंदर, आंकड़ों का खेल ऊपर नीचे हो सकता है। रागिनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक, राहुल गांधी जी सालों से लगे हैं कि किसी तरह से मोदी की इमेज को डेंट किया जाए, और आप इस तरह के विशेषण लाते हैं ना, नीच, राम मंदिर पे आप खड़े हो जाते हैं। और कपिल सिब्बल साहब जो आपके टॉप स्ट्रैटेजिस्ट है गुजरात के अंदर, जिन्होंने रिजर्वेशन का पाटीदारों को वादा किया, वो ये कहते हैं कि मंदिर की डेट बढ़ा दी जाए साहब, 2019 के चुनाव इफेक्ट हो जाएंगे। देखिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं दर्शाती है? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल जी के बयान से कोई इत्तेफाक रखा नहीं, और तो और पहली बार मुझे लगता है ये उदाहरण सामने आया होगा, ये डैमेज कर गए थे। नैतिक साहस दिखाते हुए मणिशंकर अय्यर जी पर भी कार्रवाई की, और ये बार बार राहुल जी ने कहा, और मैं आपके चैनल पर दोहराती हूं कि देश के प्रधानमंत्री की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिनके लिए उनके मन में कभी ग्लानि पश्चाताप नहीं आया, लेकिन आज वो बहस का विषय नहीं है, लेकिन इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। 2 बातें मैं यहां पर कहना चाहती हूं। पहली बात ये
कि आंतरिक सर्वेक्षण में आंतरिक जो उनकी जांच पड़ताल हुई है, जो उन्होंने सर्वे किया है, उसमें वो अपने आप को 182 सीट भी दे दें तो कांग्रेस पार्टी उसमें क्या टिप्पणी करेगी। हमने तो जो सुना सार्वजनिक रूप से वो विजय रूपाणी जी का एक टेप आया था जिसमें ये कहा गया, वो कह रहे हैं कि हमारी हालत बहुत खराब है। अब आंतरिक सर्वेक्षण में क्या आया है, बात क्यों करें? सुन तो लीजिए जमीनी हकीकत पे आ जाते हैं। आप बता रहे हैं ना, एक आपने कहा कि मुझे सूचना मिली है और बहुत ही रिलायबल सोर्स है, तो उस पर मेरी टिप्पणी तो होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर हम आपके इस सर्वे को भी सही माने तो भी इसमें तो कांग्रेस पार्टी का इजाफा ही हो रहा है। कैसे आप ये कांग्रेस पार्टी की हार बता रहे हैं, और कैसे आप ये बता रहे हैं कि बाकी जो 3 लड़के हैं उनको, वो भी अपने समुदाय को अपने साथ लेकर चलने में नाकामयाब हुए। जो 150 का दावा कर रहे थे वो आज 110 पे, और कुछ चैनल तो 99 तक दिखा रहे हैं, आकर आज संतुष्ट हैं और कह रहे हैं, और एनके सिंह जी कह रहे हैं कि उसमें बचाव हो गया। जब अमित शाह जी से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी सीएम थे तब आप 150 सीट नहीं लेके आए, तो उन्होंने कहा वो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये हम सुनिश्चित करेंगे कि 150 सीट आए। उनके नेतृत्व में अब 99 और 100 सीट आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी खुश है। यही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो मैंने शुरू में कहा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हमसे ज्यादा उन्हें इंतजार है कि भगवान करे ऐसा हो जाए कि जो एग्जिट पोल है, जो सर्वेक्षण है, वो सही हो जाए, लेकिन भगवान भी वही करेगा। जनता जनार्दन का जिसने अपमान किया है, जिसे प्रताड़ित किया है, वो 18 तारीख को चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जगदीश भाई भावसार मेरे साथ जुड़ गए। जगदीश भाई, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है, आप कितनी सीटों का दावा करेंगे? क्योंकि आज तो दावा ही कर सकते हैं, लगभग सभी चैनल दिखा रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विनम्र भाव से 150 बैठक का लक्ष्य 2017 के चुनाव में रखा है, और ये लक्ष्य ऐसे नहीं रखा। विगत 2014 के पार्लियामेंट चुनाव जो हुए उसमें सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और एक लोकसभा सेगमेंट के अंदर 7 विधानसभा सेगमेंट आते, ऐसे 165 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। कुल 182 जो बैठकें है दीपक जी, वो 182 बैठक में ऐसी 12-15 बैठक को छोड़ दो तो एक न एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ये 182 क्षेत्र के अंदर से 15 को छोड़ दो, उन क्षेत्र के अंदर एक बार जीती है। इस बार 2 बात बनी है, एक तो गुजरात सरकार की जो विकासलक्षी कामगिरी जो है वो, और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के विकास के जो काम अटके हुए थे वो काम को निपटाने के लिए जो अपना वो एग्रेसिव रोल रखा, वो 2 बात मिलकर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव के अंदर उतरे थे, और हम पूरी तरह आश्वस्त भी है कि 18 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम हमारे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। आप आपके लक्ष्य के पास पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद आपको है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जगदीश भाई, अगर गुजरात में सब कुछ इतना अच्छा था, अगर गुजरात के अंदर हालात इतने बढ़िया थे, आनंदीबेन भी अच्छा कर रही थी, तो उनको क्यों हटाया गया? और साथ ही साथ ये जो है अपने हमारे नए सीएम साहब विजय रूपाणी, वो अच्छा कर रहे थे, तो फिर पीएम के चेहरे की जरूरत आपको आखिरकार क्यों पड़ी? इसका भी जवाब दीजिए। और क्यों 3-3 लोग, 3-3 नेता पैरेलल खड़े हो गए, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर हमें नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक विकास पुरुष मिले, तो देश में जहां जहां भी चुनाव होता है वहां पर स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री सी वो पब्लिक मीटिंग करते। तो इसी दौर में, और गुजरात तो अमित भाई शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अपना निजी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक तौर पर वो गुजरात के अंदर चुनाव के प्रचार के अंदर आते हैं। भावेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर एक एक्सट्रीम मतलब अगर बीजेपी अपने अप्रोक्सीमेशन में जो 2014 के चुनाव हुए थे उसके हिसाब से अपने आप को पाती है, तो वो कितनी सीटें जीतती है?
अगर 2014 के सिलेक्शन को जहां 26 में से 26 उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाए, अगर उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो बीजेपी ने आज की तारीख में कितनी सीटें लूज की है या कितनी गेन की? 2014 में जो थी बीजेपी के लिए लगभग 165 सीटों पे थी, कांग्रेस की 17 सीटों पे थी। उस अनुसार देखें तो यहाँ पे बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरे ख्याल से बीजेपी भी इस बात का रिप्लाई नहीं दे सकती कि उसको इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है, जबकि केंद्र में उसकी अपनी सरकार है और वहां पे जो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए उसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन एक चीज देखना होगा, जो 2014 में जो इलेक्शन थी वो मोदी वर्सेस ऑल थी। यहाँ पे जो आप पूरे गुजरात के इलेक्शन को कवर आपने भी किया होगा या हम लोग ने सभी, एक चीज बहुत कॉमन है वहां पे, जो बीजेपी खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि उसको इस बार कांग्रेस की तरफ से बहुत बढ़िया फाइट मिल रही है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से ये आपको जो टाइट फाइट जो दिख रहा है 110 से 120 हो या कई और ज्यादा एग्जिट पोल्स ने दिखाए हैं, 99 दिखाए हैं, ये जो आपको दिख रही है शायद उसी का नतीजा है कि कांग्रेस इस बार फाइट में दिख रही है। रमेश, आपने जो दिया है उसमें 6% का गैप है दोनों के बीच में, जो कि 9%, 9.5% था 2012 के इलेक्शन। मैं इसका क्लेरिफिकेशन दे देता हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। देखिए, पहले इलेक्शन जो हुए थे 2012 में हुए थे, वो लगभग ये स्थिति होती तो बीजेपी 115 न होकर लगभग 140 के आसपास होती। इस बार क्या है, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है और यहाँ पे हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 4.5% का वोटों का फासला है दोनों के बीच में। तो मैं एक बार बताऊं, 4.5% जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तो जितना मुझे ज्ञान है इसमें सीटों का मामला लगभग ऐसे ही होना चाहिए और यही है। जो यूं कहिए कि इसको क्यूब लॉ के हिसाब से जो बाइपोलर कंटेस्ट में माना जाता है 2n² के फॉर्मूले से चलता है, तो आप ये कह सकते हैं 4.5 का मतलब हुआ कि जो डिफरेंस होगा वो करीब 40 सीटों का होगा। लेकिन भावेश, एक चीज और है, आप 12.5% अदर्स को दे रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा वोलाटाइल हो तो अगर ये 10% पे आ जाता है और ये 2% कांग्रेस या बीजेपी में शिफ्ट कर जाता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो काफी मैसिव चेंज आ जाएगा। बिल्कुल होगा। हमने अपने सर्वे में भी बताया 2.5% का एरर मार्जिन होता है। यदि हम इसको कंसीडर करें कि 2.5% बीजेपी के फेवर में हो तो जो सर दीपक सर ने बताया कि क्या वो 142 का आंकड़ा पहुंच सकता है, तो बिल्कुल पहुंच सकता है। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए कि आपने जो 12.5 दिया है, ये एक्चुअली पिछली बार भी इतना कीनली कंटेस्टेड नहीं था ये इलेक्शन। आज ही तो जबरदस्त है और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में जो पिछले 4 साल का रहा है, इतना जबरदस्त फाइट कहीं नहीं हुई है किसी भी राज्य में। ऐसे में अगर ये 12.5% 10% आ जाए जो पिछली बार रहा है इस आज वाले इलाके में, तो 2.5% का शिफ्ट अगर होगा आइदर वे, कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो, तब ये स्विंग एक मैटर करेगा, एक बड़ा रिजल्ट में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, एक चीज इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। ये जो अदर्स है इसमें उनके भी वोट्स हैं, जो कांग्रेस के एलआई है, छोटू भाई जो बाजपा है उनके एलआई हैं, उनके भी कुछ वोट्स हैं, कुछ परसेंटेज उनके भी हैं। और मेरे ख्याल से 1 सीट उनके हैं और 1 एनसीपी के हैं, अदर्स 2 सीट जो उन्हें दे रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं मनीष जी के पास। मनीष जी, आपकी गट फीलिंग क्या कहता है? आपने कांग्रेस की कैंपेन देखी, आपने राहुल गांधी की कैंपेन देखी, आपने बीजेपी की कैंपेन देखी। मोदी का कोई मुकाबला नहीं था, हम सब एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मोदी गुजरात के लड़के हैं, गुजरात के ढीकरे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को इस बार की कैंपेन में आप कितने नंबर देंगे? 100 में 110। क्यों मनीष? देखिए दीपक भाई, जहां तक बात की जाए राहुल गांधी की और उनके नव सर्जन यात्रा जो उन्होंने की, इसमें कोई दो मत नहीं कि उन्होंने खूब मेहनत की, दिल लगा के मेहनत की और ये समझिए कि उन्होंने अपने आप को गुजरात को लेकर झोंक दिया था। लेकिन जहां तक बात की जाए कि क्या ये वोटों में, मतों में परिवर्तित हुई है, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा। आप ये समझिए कि कांग्रेस के पास जो दिक्कत मुझे दिखाई दी वो ये कि उनके पास बीजेपी जैसा कैडर नहीं, जो बूथ टू बूथ, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, 1 to 1 संपर्क, वो मुझे अभाव दिखा और मुझे ऐसा लगता है यही बीजेपी की ताकत बन के उभरी है। जहां तक बात की जाए, राहुल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे बात मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेक कर लोगों तक पहुंचने की हो या फिर ये बात अपने जुमलों के जरिए गब्बर और ये तमाम बातें जो हुई है, जो सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हम लेंगे यहां पर एक ब्रेक, लेकिन 8 बजे जब हम आएंगे तब हम पीएम मोदी की शख्सियत की बात करेंगे। अरुण आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण से भी हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ एमके सिंह साहब रहेंगे। हमारे साथ फिर एक नए गेस्ट के तौर पे अनुज गुप्ता जी आ जाएंगे। आंचल हमारे साथ बनी ही हुई है। तब हम बात करेंगे मोदी फैक्टर की और आखिरी में बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी, अब तो इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग नहीं है, मैं ये कह सकता हूं क्या पप्पू पास हो गया, तो इसकी भी हम बात करेंगे 9 से 10 में। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।